नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ CUET PG 2023 का पेपर सॉल्यूशन। ज्योग्राफी विषय का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा जो है वो पुराजीव कल्प का एक काल है। ठीक है, तो पुराजीव कल्प का या फिर पैलियोजोइक पीरियड का पैलियोजोइक पीरियड कौन सा है इसमें से? क्रिटेशियस, इयोसीन, प्लीस्टोसीन या फिर डेवोनियन। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल 5 एरा हैं। 5 एरा बाद में एरा को फिर युग में तोड़ा गया है और युग के बाद फिर हम इसको शक में विभाजित करते हैं। तो इनमें से यही पूछा गया है कि कौन सा शक या काल जो है वो पैलियोजोइक एरा का या पुराजीव कल्प का है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले प्री पैलियोजोइक था। प्री पैलियोजोइक में जिसके अंतर्गत कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन से पूर्व और आर्कियन दो जो पीरियड हैं वो आते हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो फिर बाद में पैलियोजोइक है, ये मैं ध्यान रखें कि ओल्ड से न्यू की ओर चल रहा हूँ। ठीक है, पैलियोजोइक के अलावा फिर मीजोजोइक है आपका। मीजोजोइक के बाद कौन सा आता है? मीजोजोइक के बाद सीनोजोइक आता है और फिर नियोजोइक आता है। सीनोजोइक और इसके अतिरिक्त नियोजोइक। अब इनको बाद में युग में तोड़ा गया है। युग के अतिरिक्त इनको शक यानी पीरियड यानी कल्प में भी तोड़ा गया है। ठीक है, इनको एक एक पीरियड में तोड़ा गया है। तो आपका जैसा कि आप जानते हैं पैलियोजोइक एरा जो है यानी पुराजीव कल्प जो है, इसमें आपका एक तो कैम्ब्रियन आ जाता है। ठीक है, पैलियोजोइक में कौन कौन से आते हैं? पैलियोजोइक में आपका कौन कौन से आते हैं? कैम्ब्रियन आता है सबसे पहले। उसके बाद कौन सा है? कैम्ब्रियन के बाद है ऑर्डोविशियन के बाद सिलूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। इसके अतिरिक्त पर्मियन। तो डेवोनियन किसका है? पुराजीव कल्प का है। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? चौथा। डेवोनियन जो है वो डेवोनियन काल जो है पुराजीव कल्प का काल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप ये 3 ऑप्शन जो अलग दे रखे हैं इनके बारे में बता दूं तो ये जो है आपका क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्राइसिक। क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्राइसिक ये जो है सेकेंडरी युग या फिर मीजोजोइक जो है उसके हैं। ठीक है, मीजोजोइक के कल्प है, मीजोजोइक कल्प के काल हैं। ठीक, और इयोसीन जो है वो आपका, इयोसीन किसका है? इयोसीन आपका सेनोजोइक का या फिर इसको टर्शियरी को युग में भी तोड़ा गया है, उसके अंतर्गत आता है प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन और इयोसीन। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? डेवोनियन हो गया। ठीक है, चलिए प्लीस्टोसीन किसका है? प्लीस्टोसीन जो है वो नियोजोइक का है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से है। यानी जो अल्फ्रेड वेगनर थे, जर्मन मौसम विज्ञानी साथ ही साथ भूशास्त्रवेत्ता थे, ये इन्होंने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। यानी कि जो कॉन्टिनेंट है, वर्तमान कॉन्टिनेंट का जो स्वरूप है ये किस तरह से अस्तित्व में आया, इससे रिलेटेड सिद्धांत दिया, जिनमें महाद्वीपों का विस्थापन जो है वो 2 बल इन्होंने माने, जिनके लिए सबसे पहला आपका चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है, यह इसको पोलर फिलिंग फोर्स भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गुरुत्व बल या फिर प्लवनशीलता का बल। तो देखिए, भूमध्य रेखा की ओर होने वाला विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी था? गुरुत्व बल या फिर प्लवनशीलता बल, ये दोनों बल। ठीक है, इसके अलावा जो ज्वारीय बल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी विस्थापन के लिए उत्तरदायी था। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? आंसर आपका चौथा होना चाहिए। ठीक है, गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका रॉक्स से पूछा गया है। तो पूछा गया है कि क्षारीय आग्नेय चट्टान, देखिए इग्नियस रॉक्स से पूछा गया है कि क्षारीय आग्नेय चट्टान जिनमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है का उदाहरण है। यानी कौन सा उदाहरण है जो कि सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है तथा इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक निम्नलिखित में से कौन सी हैं? स्लेट और कार्टजाइट कैसी है? मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कायांतरित चट्टान है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं शेल जो है वो स्लेट में मेटामॉर्फिज्म के बाद जो है मेटामॉर्फिक शेल बनती है। कौन? स्लेट। शेल से क्या बनती है? स्लेट बनती है। तो इस प्रकार स्लेट तो कट हो जाएगा। कार्टजाइट जो है वो सैंडस्टोन से बनता है, जैसा कि हम जानते हैं सैंडस्टोन से कार्टजाइट बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 2 कैसी हैं आपकी? मेटामॉर्फिक रॉक हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ग्रेनाइट और गैब्रो बची।
तो ग्रेनाइट आपकी कैसी चट्टान है? ग्रेनाइट जो है वो आपकी अम्लीय चट्टान है, अम्लीय चट्टान है, और इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। ठीक है, सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है 65 से 85% के आसपास। जबकि जो आपका गैवरो है, बेसाल्ट है और डोलेराइट है, ये कैसी चट्टान है? ये आपकी अम्लीय चट्टान है और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। ठीक है, एंडेसाइट कैसी है? इंटरमीडिएट है, जिसमें अम्लीय और क्षारीय के बीच सिलिका की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या डैश ने किया था? तो ट्यूजो विल्सन जो है वो प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले करते हैं लगभग 1965 के आसपास, ये इसका प्लेट शब्द देते हैं। इसके अलावा जो आपका पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन थे वो बाद में 1967 में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा वैगनर के बारे में आप जानते हैं कि वैगनर जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देता है, और हैश जो है वो सागरीय नितल प्रसारण सिद्धांत या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देता है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपका क्लाउड से पूछा गया है, बादलों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न मेघ है, यानी सबसे निचला बादल कौन सा है? तो सबसे निचला कौन सा है आपका? स्तरीय मध्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये मध्य में पाया जाता है। ठीक है, और आपका जो पक्षाव स्तरीय है या पक्षाव कपासी है, ये कैसे बादल हैं? ये तो उच्च बादल हैं। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कपासी बादल जो है आपका वो लोअर क्लाउड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लोकल विंड। देखिए लोकल विंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। पूछा गया है कि जोंडा निम्नलिखित में, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो स्थानीय पवन के बारे में सत्य है, यानी सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, जोंडा अफ्रीका की गर्म पवन है, पहला कथन। चलिए इसको इंटरप्रेटेट बाद में करते हैं। और सेंटा आना यूएसए की गर्म एवं शुष्क पवन है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। सेंटा आना जो है वो यूएसए की गर्म एवं शुष्क पवन है जो कि कैलिफोर्निया घाटी में बहती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगला जो कथन है वो वाइस रूस की एक अत्यंत ठंडी पवन है। तो वाइस कहाँ की पवन है? वाइस जो है वो रूस की नहीं होकर कहाँ की है? फ्रांस की है तो अत्यंत ठंडी, लेकिन कहाँ की है? फ्रांस की है। और अगला है यामो जो है वो जापान की एक ठंडी पवन है। यामो जापान की पवन तो है, परंतु कैसी है? गर्म और शुष्क है, तो ये कथन भी गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और जोंडा कहाँ की है? जोंडा गर्म पवन है, लेकिन कहाँ की? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? दक्षिण अमेरिका में, ना कि अफ्रीका में। तो इस प्रकार आपका दूसरा ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए आवश्यक दशाएं जैसे कि प्रचुर मात्रा में गर्म और आर्द्र वायु की निरंतर आपूर्ति, ये ज़रूरी है। लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सागरीय सतह पर जब होता है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए एक यह अनुकूलतम दशा होती है। इसके अलावा विपरीत गुणों वाली वायु राशियों का अभिसरण, ये गुण जो है वो नहीं आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो है इससे टेम्परेट साइक्लोन आते हैं, ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। कोरियोलिस बल बहुत अत्यधिक आवश्यक है। कोरियोलिस बल जैसा कि हम जानते हैं भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, इस कारण भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इनकी भी अनुपस्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा जो विंड शेयर है, पवन निरूपण की कम से पूर्व अनुपस्थिति, यानी कि या तो पवन निरूपण है, विंड शेयर बिल्कुल ना हो, या फिर पूरी तरीके से अनुपस्थिति हो, ये एक आदर्श दशा है। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर क्या है आपका? दूसरा है। ठीक है, यही पूछा गया कि कौन सी आवश्यक दशा नहीं है। अगला आपसे पूछा गया कि महाद्वीपों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो ये 840 मीटर है। आप अगर पढ़ेंगे हाइप्सोमीट्रिक ग्राफ आपने पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ मेंशन है 840। अगला है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा ज्वार की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? तो कौन सा सिद्धांत ज्वार की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? पहला है आपका संतुलन सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत यानी इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये जो है आपका 1687 के आसपास कौन देता है? न्यूटन। ठीक है, इसके अलावा प्रोग्रेसिव तरंग थ्योरी, ये प्रोग्रेसिव जीवी एरी और विलियम हैबल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके विरोध में आर.ए. हैरिस जो है वो स्थैतिक तरंग सिद्धांत देता है, जबकि अवतलन सिद्धांत जो है, ये तीनों ठीक हो जाएंगे, पहला, दूसरा और चौथा। अवतलन सिद्धांत किसका है? डार्विन का है, और ये जो है वो कोरल रीफ की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सवाना जीवों या सवाना वायुओं में वनस्पति संरचना को प्रभावित नहीं करता है। तो मौसमी गहन वर्षा सवाना वायुओं में क्या होती है, गहन वर्षा। सवाना वायुओं के लिए AW का यूज़ करते हैं जैसा कि हम जानते हैं, यानी कि विंटर ड्राई है। तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी में ठीक ठाक बारिश भी होती है। इस प्रकार मौसमी गहन वर्षा होती है, एक मौसम में ठीक ठाक वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त आग भी यहाँ पर लग सकती है, और यहाँ पर क्या है, जो एनिमल ग्राजिंग है उसका प्रेशर भी है, परंतु शीतकालीन हिम जो है वो इसको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हिमपात नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि ये थोड़ा AW यानी कि गर्म इलाका है। ठीक है, गर्म और आर्द्र इलाका है। अगला है आपका संक्रमिका यानी इकोटोन क्या है। तो देखिए, संक्रमिका दो जीवों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, प्राथमिक वन या फिर क्लाइमेक्स से पूर्व क्रमक या द्वितीयक वन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, दो जीवों के मध्य संक्रमण का क्षेत्र। यानी कि मान लीजिए दो अलग अलग तरह के वायुओं के बीच संक्रमण का क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये इकोटोन कहलाएगा। मान लीजिए ये ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड है, और ये क्या है, फॉरेस्ट, यानी ये फॉरेस्ट बायोम है और ये ग्रासलैंड बायोम है, और इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो है ये क्या है आपका, इकोटोन। ठीक है, इकोटोन ये क्या कहलाएगा, संक्रमिका या फिर इकोटोन कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तमिलनाडु के समुद्र तटीय भागों में निम्न में कौन सी जलवायु प्रकार पाई जाती है, AF, AW, AS या फिर CS। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, AS। यानी जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, समर ड्राई पाई जाती है। इसके साथ ही साथ ये गर्म तो होता है, परंतु यहाँ पर समर क्या होती है, ड्राई होती हैं, और जो दक्षिण पूर्व मानसून होता है वो लौटते हुए तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है। तो AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। NCERT में भी साफ साफ मेंशन किया गया है। ठीक है, NCERT में अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें आप पहचान कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी जो है वो अलकनंदा से कहाँ मिलती है। सब जानते हैं भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं, एक जो है असर्शन के रूप में, दूसरा रीजन के रूप में। पहला कथन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनीय जीवों अन्य किसी भी जीवों की तुलना में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता, सर्वाधिक जैवभार और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका में अधिकांश उष्णकटिबंधीय बनीय मृदाओं में पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। तो ये कथन क्या है, रीजन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, और क्योंकि जो वनस्पति है उसका घना फैलाव होता है, जिस कारण सूर्य की रोशनी ना पहुंचने की वजह से मृदा का पूरी तरीके से विकास नहीं होता और पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, ना कि प्रचुरता। तो फिर ए सत्य है, लेकिन आर क्या है, सही नहीं है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूमध्य रेखीय सागरीय जलवायु। अब असर्शन और रीजन के रूप में ये क्वेश्चन भी है। अगला है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए कौन सा हम लेटर कोड यूज करते हैं, C और S। ठीक है, और ये 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। ठीक है, इसे उपोष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये उपोष्णकटिबंध से 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। और अगला जो आपका रीजन है वो पूछा है कि वो कहा गया है कि ये क्षेत्र जो है वो शीत ऋतु में सनमार्गी ट्रेड विंड और पवनों, ग्रीष्म ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है। तो ये कथन क्या है, रीजन क्या आपका, गलत है, क्योंकि इसके विपरीत स्थिति होती है। ठीक है, विपरीत स्थिति क्या होती है, क्योंकि ये जो है वो ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु ग्रीष्म ऋतु में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है, ना कि ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो रीजन क्या है, गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बार बार पूछा जाता है। देखिए, साल्ट की मात्रा क्रम में लगाने के लिए पूछ लेता है, कभी परसेंट पूछ लेता है। ये बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महासागरीय जल में अनुपात के अनुसार लवणों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, लगभग 77% के आसपास।
इसके बाद में कौन सा है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। यानी कि आंसर कौन सा आपका सही होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, बी, ए, डी, सी। केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा, चौथा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को बढ़ती, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 21 जून को दिन की बढ़ती अवधि के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 4 शहर दे रखे हैं, कोलकाता, कोलंबो, मॉस्को, तेहरान। अगर हम इनका मोटा मोटा अक्षांशीय अंदाजा लगा लें, अक्षांशीय स्थिति का, तब इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 21 जून को जो है वो 21 जून को ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा मान लें। 21 जून को जो है वो आपका सूर्य होता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण कर्क रेखा से अगर भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। तो जो श्रीलंका या कोलंबो है वो क्या है, कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है यहाँ पर, यानी सबसे दिन जो है क्या होगा, छोटा होगा। तो सी सबसे पहला आएगा। इसके अतिरिक्त फिर कोलकाता लगभग 22.5 डिग्री के आसपास अक्षांश पर स्थित है, तो सी सबसे पहले आएगा। उसके बाद डी आएगा, और सबसे ऊपर कौन सा है, मॉस्को। तो बी सबसे लास्ट में देखना है, सी सबसे पहले देखना है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, सी सबसे पहले और बी लास्ट में। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिखता है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी, डी, ए, बी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, राइट है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि देश के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत भाग के अनुसार भारत की मिट्टियों को अवरोही क्रम में यानी घटते ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, ये आप एनसीईआरटी में देख पाएंगे। यूएसडीए के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया तो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। सबसे अधिक जो है इंसेप्टिसोल पाई जाती है, यानी डी सबसे पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंटीसोल, उसके बाद कौन सी, एंटीसोल, और उसके सबसे कम पाई जाएगी वर्टिसोल, डी, बी लास्ट में देखना है, डी पहले देखना है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी, सी, ए, बी, चौथा ऑप्शन क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूकंप से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूकंप के तरंगों से क्वेश्चन आया कि पी प्रकार की भूकंपीय तरंगों में कणों का कंपन तरंग प्रवाह की दिशा में आगे पीछे होता है। बिल्कुल सही कथन है। बैक एंड फोर्थ गति करती हैं कौन, टू एंड फ्रो गति करती हैं पी तरंगें। एस तरंगों में कण प्रवाह की दिशा में तीक्ष्ण कोणों। अगला है कि एक्स, वही एस तरंगों में कण जो है वो प्रवाह की दिशा में तीक्ष्ण कोणों पर ऊपर व नीचे कंपित होते हैं, यानी समकोण पर नीचे समकोण पर कंपन करते हैं। तो ये कथन क्या हो सकता है आपका, सही हो सकता है। तो कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। एक बार आप इसे कथन दो को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने समकोण न बोलकर तीक्ष्ण कोण बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना और हाथी परियोजना क्रमशः 1973, बाघ परियोजना का 1973 में, बिल्कुल ठीक है। 1970 में हाथी परियोजना नहीं, ये लगभग कब आई थी, 1991 के आसपास आई थी। ठीक है, तो पहला कथन तो गलत हो जाता है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगभग 40.66% वन क्षेत्र अत्यधिक से उच्च अग्नि संवेदी जोन में आता है, यानी आग संवेदनशील जोन में आता है। तो लगभग 40 न कहकर 21% के आसपास जो है वो अग्नि संवेदी जोन में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों कथन क्या है, यहाँ पर गलत हैं, दोनों असत्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं से रिलेटेड। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न को पढ़िए तथा सही कथनों की पहचान करें। महासागरीय धाराओं के प्रमुख कारण पवन और घनत्व में अंतर है, बिल्कुल सही कथन है। देखिए, पवने और जो सागर का घनत्व है वो जो है महासागरीय धाराओं को उद्भूत करते हैं, महासागरीय धाराओं के ओरिजिन के लिए बिल्कुल आवश्यक होते हैं। तो पहला कथन तो सही हो जाता है। अगला है कि उपोष्ण कटिबंधीय उत्तर अंत महासागरीय, यानी अटलांटिक महासागर का नॉर्थन वाला जो पार्ट है, नॉर्दर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर, उसमें चक्र के संचालन की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत है। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ना होकर वहाँ पर धाराएं कैसी होती हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम और यूएसए के तट के मध्य के गर्म पानी क्षेत्रों को उष्ण दीवार ना कहकर क्या कहते हैं, शीत दीवार, यानी कोल्ड वॉल कहते हैं। ठीक है, कोल्ड वॉल कहते हैं, कोल्ड वॉल। ओके, तो इस प्रकार केवल यही आपका यहाँ पर ठीक हो रहा है।
उत्तरी हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की प्रवाह दिशा मानसून के 4 मौसमों के कारण साल में 4 बार बदलती है। साल में 4 बार ना बदलकर क्या बार बदलती है? 2 बार बदलती है, क्योंकि 2 तरह के मौसम होते हैं। ठीक है, तो केवल ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि तीव्र पवनों और भारी वर्षा के कारण भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम कहते हैं। यहाँ पर तीव्र पवनें नहीं होती, ये शांत क्षेत्र होता है, जिसके कारण इसको डोलड्रम कहा जाता है। 5 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? डोलड्रम। तो ए कथन जो है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ए आपका क्या है? गलत हो जाता है। ध्रुवीय पवनें फेरल कक्ष का हिस्सा हैं। देखिए कितने कक्ष, 3 कक्ष बनते हैं आपका। सबसे पहले आपका ये वाला कक्ष जो बनता है क्या है? आपका हेडले, उसके बाद फिर फेरल और फिर पोलर। तो क्या है आपका? फेरल पवल का हिस्सा ना होकर ध्रुवीय पवनें पोलर जो कक्ष होता है उसका हिस्सा होती हैं। यानी बी कथन भी क्या है? गलत है। ए बी दोनों गलत हैं। तो इस प्रकार केवल आपका सी और डी सही हो जाएगा, जिसमें तीनों में दे रखा है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर भी चेक करते हैं। जब शुष्क रुद्धोष्म में ह्रास दर सामान्य ह्रास दर से अधिक होती है तो वायुमंडलीय स्थिरता अभिभावी होती है। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, और स्वच्छ आकाश, लंबी रातें, शांत हवा तापमान व्युत्क्रमण के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल। तापमान इन्वर्जन कब होता है? जब स्वच्छ आकाश हो, रातें कैसी हो? लंबी हो और शांत हवा हो, तो तापमान इन्वर्जन यानी टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सी और डी जो है आपका करेक्ट है। सी और डी जो है राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा ये, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। संसार में जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सत्य है? पहला है संकटापन्न प्रजातियों, यानी जो संकट से ग्रस्त होने वाली प्रजातियां हैं, जिन पर संकट है, उनके संरक्षण के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। तो ए क्या है? बिल्कुल ठीक बात है, ए बिल्कुल सही है। जंगली पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाबंदी रहित होना चाहिए, यानी जंगली पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस के साथ व्यापार करना चाहिए। ठीक है, ना कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो ये जो है आपका बी क्या है? गलत है। बी जो है आपका गलत है। प्रत्येक देश को जंगली जानवरों की रक्षा के लिए उनके आवासों को चिन्हित करना चाहिए। बिल्कुल, उनके हैबिटेट को क्या करना चाहिए? मार्क करना चाहिए और उनको संरक्षित करना चाहिए। सी कथन क्या है? सही है। ए और सी अब तक क्या हुए? ए और सी अब तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसे स्थान जहां प्रजातियां अपने युवाओं यानी बच्चों को भोजन खिलाती हैं, पैदा करती हैं तथा उनका पालन करती हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कथन है। ए सी और डी ठीक है। और ई वाला है कि कीस्टोन प्रजातियां। कीस्टोन ऐसी प्रजातियां जो कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। उनको पारिस्थितिक तंत्र से हटा देना चाहिए। तो ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा? ए सी और डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन दे रखे हैं और फिर वन के प्रकार दे रखे हैं और उनकी प्रजातियां दे रखी हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखिए कांटेदार वन में आपका खैर और बबूल जैसे आ जाते हैं, यानी डी का दूसरा। और पर्णपाती में आपका कौन आता है? सागौन, साल, ये सब आ जाते हैं, यानी कि बी का दूसरा कथन और सी का चौथा कौन से में है देखते हैं। हालांकि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार सफ़ेद सीडर इसका है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार में आपका रोजवुड आ जाता है। इसके अलावा कौन सा आता है? आबनूस, महोगनी, एबनी, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का क्या है? सी का आपका चौथा और डी का सेकंड। ए का थर्ड है। ठीक है, ए का थर्ड 2 ऑप्शन में दे रखा है। और बी का क्या है? बी का उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, बी का फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का चौथा। बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा कथन ठीक हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका राइट है। चलिए अगला देखते हैं। घास के मैदान पिछली बार भी पूछा गया, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आप पढ़कर जाएंगे। पूछा है घास के मैदान, उनके क्षेत्र दे रखे हैं। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरीज आपके नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, डाउन्स जैसा कि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज यूरेशिया वाले क्षेत्र में, और पंपास उरुग्वे, और पुस्ताज कहाँ पर? हंगरी। मंचूरिया चाइना के मैदान
और वेल्ड साउथ अफ्रीका, ये सब ध्यान रखें। तो ए का कौन सा है आपका, ए का तीसरा और बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा, क्या कौन सा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डेल्टा के प्रकार दे रखे हैं और डेल्टा, चापाकार डेल्टा कौन बनाता है, चापाकार यानी आर्क शेप डेल्टा कौन बनाता है, नील नदी, इसके अतिरिक्त गंगा नदी भी क्या बनाती है, चापाकार डेल्टा बनाती है। ए का चौथा हो जाएगा, ठीक है। ज्वार नदमुख कौन बनाता है, एस्चुरी कौन बनाता है, नर्मदा और तापी। ए का चौथा, बी का दूसरा। पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती है, मिसिसिपी पंजाकार बनाती है, यानी कि पक्षी के पंजे की तरह, ठीक है। परित्यक्त कौन सा, हांगहो नदी जो कि चाइना की नदी है, जिसको पीली नदी या पीत नदी भी कहा जाता है, येलो रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। ए का कौन सा है आपका, चौथा, और बी का सेकंड, ए का चौथा, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, ए का चौथा, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का तीसरा, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम यहाँ पर हमने लगभग 26-27 क्वेश्चन करें फिजिकल ज्योग्राफी के। अगले में हम लेकर आएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके लिए, जो ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चन बाकी के आपके रह गए। अगले वीडियो में मैं आपको ह्यूमन जियो के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उससे अगले वीडियो में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के, और इस तरीके से हम सारे पेपर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसे ही प्यारे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।